दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत ये तीसरा क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोगों ने पोषण और उसके प्रकारों के बारे में समझा था। दूसरे क्लास में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन सीखे थे और ये तीसरे क्लास में हम लोग आज पाचन प्रणाली से रिलेटेड तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं पहले ही बता दूं ये क्लास जो होगा तथ्यात्मक होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब इन तथ्यों को समझेंगे तभी आगे पढ़ने में हम लोगों को आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाचन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। और पाचन प्रणाली एक जटिल प्रक्रिया और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इससे रिलेटेड कई क्लास आपको मिलेंगे जो आगे आने वाले क्लास जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे। और इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आएगा, लेकिन इन तथ्यों को निश्चित रूप से समझने का प्रयास करें ताकि आगे आने वाली क्लास में जो है हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि पाचन प्रणाली क्या है। सबसे पहले मिलेगा हम लोगों को पाचन प्रणाली क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। वह जैव रासायनिक प्रणाली, सबसे पहले समझिए कि पाचन प्रणाली जो है एक जैव रासायनिक प्रणाली है। ठीक है, ये जीवों में संपन्न होता है और रासायनिक रूप से होता है। हालांकि इसके अंतर्गत कई क्रियाएं जो होती है भौतिक भी होती है, जो हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन सी क्रिया भौतिक होती है और कौन सी क्रिया रासायनिक होती है। ठीक है, तो वह जैव रासायनिक प्रणाली जिसके अंतर्गत जीव शरीर में भोजन पदार्थों के जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को अति सूक्ष्म कणों में विभक्त करने के पश्चात एंजाइमों की सहायता से उन्हें सरल एवं सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण व स्वांगीकरण किया जाता है व अंततः अन्नपच्य भोजन पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। उसे पाचन प्रणाली अथवा डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इस तथ्य को अगर इस डिफिनेशंस को याद रखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पता चलेगा कि पाचन प्रणाली एक जैव रासायनिक प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत भोजन पदार्थों के जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को अति सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है। मतलब ये कि जो भी भोजन होता है हम लोग उसको मुख से ग्रहण करते हैं और मुख से ग्रहण करने के बाद उसे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं और ये क्रिया जो होती है ये कहलाती है अंतर्ग्रहण। क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या है आगे देखते हैं। तो करने के बाद एंजाइमों की सहायता से उन्हें सरल व सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं और उसको मुख में हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद वो हमारे आहार नाल में आगे जाता है और आगे जाने के बाद एंजाइमों की सहायता से उन्हें सरल एवं सूक्ष्म अणुओं में परिवर्तित किया जाता है और इस क्रिया को कहा जाता है पाचन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पाचन। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। वह तत्पश्चात उसके बाद पोषक तत्वों का अवशोषण व स्वांगीकरण किया जाता है। यानी कि इसमें पहला दूसरा ये चरण हुआ। तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे चरण में आ जाता है अवशोषण। ठीक है, तीसरे चरण में क्या आएगा? अवशोषण। और चौथे चरण में यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण। ठीक है, चलिए, और एक और चरण है लास्ट में कि अन्नपच्य भोजन पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। यानी कि पांचवा चरण जो होता है निष्कासन। तो सिर्फ इस डिफिनीशन से हम लोग जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि भोजन के 5 चरण, पाचन के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और इसको हम लोग निष्कासन या बहिष्करण कहते हैं। अगर बहिष्करण लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिष्करण। 5वें चरण को बहिष्करण कहा जाता है। बहिष्करण। ठीक है, तो ये भोजन नहीं पाचन प्रणाली के 5 स्टेज होते हैं। ये भी हमें इस डिफिनेशन से पता चला है। यहाँ पर एक और वर्ड हमको नजर आ रहा है एंजाइम। इसको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। एंजाइम क्या होता है?
एंजाइम, इसको हिंदी में कहते हैं किण्वक। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्या कहा जाता है? किण्वक। ठीक है। क्या ये एंजाइम? एंजाइम जो होता है सामान्य रूप से इसे जैविक उत्प्रेरक माना जाता है। क्या माना जाता है? जैविक उत्प्रेरक। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड यहाँ पर मिलते जाएंगे हम लोग सबको समझने का प्रयास करेंगे। जैविक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना। हम लोग रसायन में उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, केवल वहां पर उपस्थित होकर रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, उसे तेज करता है या फिर उसे स्लो करता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, जैविक उत्प्रेरक। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी इसी प्रकार के उत्प्रेरक पाए जाते हैं। वो रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, बट केमिस्ट्री वाला उत्प्रेरक के अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये जटिल पदार्थ होता है। और ये मुख्य रूप से जो होता है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? विशेष प्रकार के ये प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जैविक उत्प्रेरक है। सबसे पहले एंजाइम के बारे में जानिए कि ये जैविक उत्प्रेरक है और रासायनिक रूप से इसे प्रोटीन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रोटीन। ठीक है। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाकी ये सभी जो है ये 5 जो चरण है, इन 5 चरणों के बारे में विशेष रूप से हम लोगों को जानना है और समझना है। आप अभी तय कर लीजिए कि इन सभी के बारे में कितना समझते हैं, कितनी समझ रखते हैं, और बाकी फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा आगे, देखते हैं आगे क्या मिलता है हम लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी टॉपिक जो है पाचन और डाइजेशन ही है, इसके बारे में ही जानना है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, भोजन पदार्थों को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? निश्चित रूप से पाचन क्रिया। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया। इस बात को माइंड में नोट कीजिए, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं। जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन क्रिया। भोजन का अति सूक्ष्म कणों में विभक्त होने की क्रिया का क्या कहलाती है? पाचन क्रिया। जीव शरीर में पाचन को मूलतया कैसी क्रिया मानी जाती है? तो ये जैविक क्रिया है। ठीक है। जीव शरीर में होने वाली पाचन को मूलतया कैसी क्रिया मानी जाती है? तो ये भौतिक और रासायनिक तीनों होता है, तीनों प्रकार की। यानी कि पाचन की क्रिया जो है, पाचन की समस्त क्रियाओं को अगर हम लोग जोड़ें तो उसमें जैविक क्रिया भी होती है, भौतिक क्रिया भी होती है और रासायनिक। हम पहले ही बताए थे इसको एक बार। ठीक है ना, कि ये तीनों प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल होती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक क्रिया अगर पूछा जाए तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक क्रिया जो होती है उसको हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रिया को पाचन कहते हैं। बट अगर ये सवाल पूछा जाए कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये भी चीज समझिए आप क्या कहते हैं। जवाब सोच लीजिए, मैं अभी लिख रहा हूं। इसको कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है? गलती लिखा रहा है, इसे क्या कहा जाता है? श्वसन। ठीक है। तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। यदि कहा जाए कि ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक क्रिया क्या कहलाती है, तो पाचन। रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। बहुत ही इसमें माइनर डिफरेंट है। ठीक है ना। इसलिए इसको समझना जरूरी है और इसको माइंड में सेट रखिएगा। ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा और गलत हो जाएगा इसका जवाब। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, आगे हमारे लिए क्या आता है। आगे भी क्वेश्चंस है और इसको भी देखिए और समझिए। ठीक है। यहां पर क्या क्या आता है। पाचन के अंतर्गत अंतर्ग्रहण को किस प्रकार की क्रिया माना जाता है? तो ये भौतिक क्रिया होती है। ठीक है। अंतर्ग्रहण को क्या मानते हैं? भौतिक क्रिया। बहिष्करण को क्या माना जाता है? ये भौतिक क्रिया। ठीक है। और शोषण और स्वांगीकरण को क्या माना जाता है? जैविक क्रिया। और अंतःपाचन और पायसीकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रासायनिक क्रिया। ठीक है। पाचन के अंतर्गत ये तीनों प्रकार की क्रियाएं होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और पाचन के अंतर्गत ये जो होने वाली क्रिया है अंतर्ग्रहण और बहिष्करण,
भौतिक क्रिया, और शोषण और स्वांगीकरण जैविक क्रिया, और अंतःपाचन और पायशीकरण जो होता है वो रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग को इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में, सभी चरणों के बारे में विस्तृत रूप से आगे जानना है और समझना है, तो यहाँ टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज पायसीकरण मैं बता दूं, पायसीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आगे ही बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर स्टॉप रखिए, आगे बताएंगे, दो जगह टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पाचन की क्रिया सामान्यतः किस प्रकार की क्रिया मानी जाती है, तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि ये भौतिक रासायनिक होती है। और पाचन की समस्त क्रियाएं किन अंगकों की सहायता से संपन्न होती है, तो पाचन की विभिन्न क्रियाएं जिन अंगों की सहायता से संपन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं विभिन्न पाचन अंग, यानी बहुत प्रकार के पाचन अंग होते हैं, जिनके बारे में सबके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, किन अंगकों की सहायता से होती है, तो आहार नाल और ग्रंथियां। ठीक है, और किन अंगकों की सहायता से होती है, तो आहार नाल अथवा नलिका। यहाँ पर भी रासायनिक क्रिया किन रसायनों की सहायता से होती है, तो रासायनिक क्रिया जो संपन्न होती है वो एंजाइम अथवा किण्वक। अभी बताएं एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, और इसको जैविक या रासायनिक रूप से क्या माना जाता है, तो इसको प्रोटीन माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रोटीन। ये मैं बता चुका हूँ, ये एंजाइम अंग्रेजी में नाम है और किण्वक हिंदी में। दोनों नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ना कभी कभी जब किण्वक पूछता है, तो एंजाइम सभी स्टूडेंट जानते हैं बट किण्वक के बारे में नहीं जानते, क्योंकि अंग्रेजी ही अधिकांश किताबों में लिखा रहता है और अधिकांश लोग यूज भी करते हैं, इसलिए किण्वक जो होता है इसके बारे में लोग नहीं याद रख पाते हैं कि ये क्या है, और नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो सकती है एग्जाम में, इसलिए उसको याद रखिएगा। किस अंग तंत्र में होता है, तो जिस अंग तंत्र की सहायता से होता है उन सबको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ विशेष नहीं था इसमें, बस एक बार केवल रिमाइंड करना है आपको और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, और यहाँ पर भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको निश्चित रूप से ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कोशिकाओं के अंदर होने वाले पाचन को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अंतः कोशिकीय पाचन, और कोशिकाओं के बाहर होने वाले पाचन को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो बाह्य कोशिकीय पाचन। देख लीजिए यहाँ पे पाचन जो है ना दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो प्रकार है इसको कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। इसको समझने का प्रयास बेहतरीन तरीके से करना है, अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार होता है इसको कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंट है, ये समझने का प्रयास करेंगे, और किन किन जीवों में होता है ये भी जानना जरूरी है। जैसे एकदम बिल्कुल सिंपल सा सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है, अंतः कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, दोनों प्रकार का पाचन या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब सिंपल सी बात आप देखिए, बहुत सारे जीव इस धरती पर या इस दुनिया में या इस जीव मंडल में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक ही सेल का बना होता है। कुछ तो जीव ऐसे हैं जिनका शरीर में एक सेल भी पूर्ण रूप से नहीं होता। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव या अकोशिकीय जीव, जिनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है उन्हें एक कोशिकीय, और एक कोशिका भी पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं अकोशिकीय। ठीक है, तो बिल्कुल यहां समझने का प्रयास कीजिए कि जो जीव एक ही कोशिका बना होता है उसमें पाचन, उसका शरीर ही एक ही कोशिका का है, तो उसमें पाचन बाहर तो नहीं होगा, बाहर पाचन होगा तो उसे कैसे मिलेगा, है ना। तो इसमें पक्का है कि कोशिकी, इसमें जो पाचन होगा वो निश्चित रूप से इस सेल के अंदर होगा, और इसी सेल के अंदर जब पाचन होता है तो उसको कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। क्लियर है, तो ये किन जीवों में होता है, तो मुख्य रूप से एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय जीवों में। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे शरीर में, हाँ
जैसे मनुष्य हुआ, हमारे शरीर या और बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव हैं या जटिल शरीर होता है जिनका, उन जीवों में पाचन कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, तो उसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। कैसा होता है? बाह्य कोशिकीय पाचन। हमारे शरीर में जो पाचन होता है कोशिका के अंदर नहीं होता है, कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन आंत में होता है, तो आंत जो है, छोटी आंत या बड़ी आंत या आमाशय या अग्नाशय पक्वाशय जो भी हो, तो वो एक कोशिका नहीं होता है, कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ करके एक नलिका बनाती है। जैसे हम लोग छोटी आंत की बात करें ना, तो ये बहुत सारी कोशिकाओं को जोड़ने के बाद एक नलिका होती है, और इन नलिकाओं से, इसी नलिका के अंदर जैसे पाचन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल समझिए कि हमारे शरीर में पाचन जो होता है कोशिकाओं के अंदर नहीं होता है, कोशिकाओं से बनी हुई अंगकों में होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन जो है आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अंतःकोशिकीय पाचन सामान्यतः किन जीवों में होता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अमीबा, पैरामीशियम। किन किन जीवों में होता है? अमीबा, पैरामीशियम। मतलब कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें होता है अंतःकोशिकीय पाचन, या फिर जो अल्प विकसित होते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और बाह्य कोशिकीय पाचन जो है सामान्यतः किन जीवों में हुआ करता है, तो ये होता है किसमें? विकसित जीवों में, उच्च वर्गीय जीवों में। ठीक है ना, जैसे एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, ठीक है ना, मनुष्य हो गया, या किसी भी स्तनधारी की बात करते हैं, या किसी भी जो है से विकसित जीव है या जीवों का वर्ग है, उन सभी में क्या होता है? बाह्य कोशिकीय पाचन। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जीव हैं या ऐसा कौन सा वर्ग है जिनमें अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन दोनों होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन दोनों होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस पृथ्वी पर बहुत ही विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जो सामान्य रूप से उनका वर्ग बिल्कुल अलग माना जाता है, और उनमें गुण भी जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हमको पाचन से रिलेटेड डिफरेंट हम लोग देखेंगे। कहता है कि किन जीवों में अंतः व बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो इसमें जो होगा विशेष बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, ये भी वही चीज है, विशेष यूकैरियोटिक जीव। मतलब ये जो अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है, वो पक्का है कि यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय में ही होगा। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव अथवा अकोशिकीय जीवों में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ग आता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो वर्ग है वो सिलेंट्रेटा है और निडेरिया है। और सिलेंट्रेटा और निडेरिया वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो हाइड्रा है, कोरल है और जेलीफिश। यानी कि सिलेंट्रेटा, निडेरिया जो है वो सिलेंट्रेटा वर्ग का ही एक उपवर्ग होता है, तो इसलिए इसी वर्ग में गिना जाता है। यानी कि ये इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले ये जो जीव हैं, इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन भी होता है और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और दूसरा वर्ग है प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत भी आने वाले जीव जो होते हैं उनमें दोनों प्रकार का पाचन होता है। ये होता है टेपवर्म, ट्रेमेटोडा और टार्वेलारिया। ठीक है ना, ये जीव के नाम है, और ये प्लेटीहेल्मिन्थ जो है ये वर्ग का नाम है। तो यहाँ पर भी इसको याद रखना है कि इनमें जो होता है दोनों प्रकार का पाचन होता है। ऐसे इन सब की संरचना और क्रियाओं और इनसे रिलेटेड यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में विशेष रूप से हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल इतने ही याद रखना है कि हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश, टेपवर्म, ट्रेमेटोडा और टार्वेलारिया, इनमें जो होता है दोनों प्रकार का पाचन होता है, अंतःकोशिकीय भी और बाह्य कोशिकीय भी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और यदि आराम से नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा, तो बहुत सारे तथ्य जो हैं वो छूट सकते हैं या आपके दिमाग में सेट नहीं हो सकते हैं।
अब देखिए मानव शरीर में किस प्रकार का पाचन क्रिया संपन्न होता है। तो मानव शरीर में निश्चित रूप से बाह्य कोशिकीय, मोलस्का वर्ग में भी बाह्य कोशिकीय, एनेलिडा वर्ग में भी बाह्य कोशिकीय, जितने भी स्तनधारी हैं सब में बाह्य कोशिकीय होता, जितने भी कशेरुकी हैं सब में बाह्य कोशिकीय होता, और जितने भी सुकेंद्रकी हैं उन सब में भी बाह्य कोशिकीय पाचन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सुकेंद्रकी समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में यूकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। ये चीज जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक समझते हैं बट सुकेंद्रकी कहिए तो नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो होगा ये इसी को बोलते हैं सुकेंद्रकी। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जो होता है इसको बोलते हैं अकेंद्रकी। प्रोकैरियोटिक इसको क्या बोलते हैं? अकेंद्रकी। दरअसल बात ऐसी है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है ना वो अल्प विकसित होता है या नहीं होता है, यानी पूर्णतः जो है केंद्रक विकसित नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है पूर्णतः विकसित होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुकेंद्रकी। और इसमें केंद्रक विकसित नहीं है इसलिए बोलते हैं अकेंद्रकी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या आता है। आगे देखते हैं यहाँ पर तो पाचन अथवा डाइजेशन ही टॉपिक है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ क्वेश्चन, मानव शरीर में जो है पोषण क्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से कितने चरण पाए जाते हैं। तो हम लोग चरण को तो अभी तुरंत ही समझे हैं, नाम सबका जाने हैं कि पाचन के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिष्करण। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही याद रखना। और इसके बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ और डिटेल्स में जो है इन सभी के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, डिटेल्स में इन सब के बारे में हम लोगों को जानना है तो डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे, तब तक पेशेंस रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा कि मानव शरीर में मुख द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहता है। तो ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। भोजन का अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन। पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? अवशोषण। देखिए ये लगेगा बड़ा आसान सा चीज है लेकिन परीक्षाओं में इसी को उलझा देता है। ठीक है ना, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको समझिए और एक लाइन में ये याद रखिए, बाकी डिटेल्स में हम लोग आगे बताएंगे। भोजन के पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? अवशोषण। और भोजन के पोषक तत्वों का जीव द्रव्य में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है स्वांगीकरण में दिक्कत होती है। ठीक है, इसके बाद है भोजन के पोषक तत्वों का शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? तो ये स्वांगीकरण है। और भोजन के अनपचे भागों का मल रूप में शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिष्करण। तो ये बहिष्करण सबको पता है, अंतर्ग्रहण भी सब लोग जानते हैं बड़ी आसानी से, पाचन भी लगभग सब लोग जानते हैं, और अवशोषण भी नाम से ही पता चलता है कि कोशिकाओं में अब्जॉर्ब कर लेना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण में यदि आपको पहले दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ पर इसको आप क्लियर कर लीजिए कि पोषक तत्वों का जीव द्रव्य में बदल जाने की क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण, या फिर पोषक तत्वों का शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। क्लियर है? चलिए हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। अब यहां पर जो आ रहा है हम लोग समझेंगे यहां पर अंतर्ग्रहण के बारे में। ठीक है ना, ये 5 चरण जो जाना ना, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर है अंतर्ग्रहण, अंग्रेजी में इसको इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि पाचन प्रणाली के अंतर्गत वह जैव भौतिक प्रक्रिया, सबसे पहले याद रखना है कि अंतर्ग्रहण जो है ये भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वह भौतिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने मुखांग यानी उसका मुख का अंग जितने भी है वो सब शामिल होंगे, द्वारा भोजन पदार्थों के विभिन्न रूपों का अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। यानी सीधी सी बात हम लोग कहते हैं खाना खाना। ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं उसी क्रिया को कहते हैं क्या? अंतर्ग्रहण। वह तत्पश्चात उसे अत्यंत सूक्ष्म कणों में परिवर्तित कर उसे
अपने आहार नाल में आगे पहुंचाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं, दांतों की सहायता से उसे चबाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों में बदलते हैं और फिर आहार नाल में आगे उसे पहुंचाते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण या इंजेशन। ठीक है, बाकी सारी प्रक्रियाएं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मुख में चबाते हैं, मुख में क्या क्या अंग होते हैं, दांत के बारे में जानेंगे, जीभ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, होठ के बारे में जानेंगे, सभी चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंतर्गत हम लोग भोजन पदार्थों को मुख में लाते हैं, वहां पर चबाते हैं और चबाने के बाद उसे आहार नाल में आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा जो आ रहा है वो है पाचन। ठीक है ना, देखते हैं पाचन कैसी क्रिया, पहले मैं बता चुका हूं, आप अपने माइंड में रिमाइंड कीजिए कि पाचन कैसी क्रिया। ठीक है, तो पाचन प्रणाली के अंतर्गत वह जैव रासायनिक प्रक्रिया, पाचन कैसी प्रक्रिया, जैव रासायनिक है, जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने शरीर में अंतर्ग्रहित भोजन का, यानी कि जो हम लोग मुख में लिए, अंतर्ग्रहण किए, चबाए और उसे फिर आहार नाल में आगे भेज दिए, उस भोजन के जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से या विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं में परिवर्तित कर उसे अवशोषण के उपयुक्त बनाता है, उसे पाचन अथवा डाइजेशन कहते हैं। पाचन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जब हम लोग भोजन मुख में चबाए और उसको आहार नाल में आगे पहुंचाए तो ये आहार नाल से पहुंचता है ग्रसनी में, ग्रसनी से पहुंचता है ग्रास नली में और ग्रास नली से पहुंचता है ये अमाशय में। ठीक है ना, ऐसे भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, बट वास्तविक पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, अमाशय से। ठीक है, और अमाशय से और उसके बाद ये छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ क्या किया जाता है कि हमारे भोजन में जो भी उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उन सब को जो है भोजन पदार्थों के अनावश्यक भाग से अलग किया जाता है। ठीक है, यानी कि भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व है वो अलग हो जाता है और जो अनावश्यक भाग है वो अलग हो जाता है, और बाकी इस पोषक तत्व जो है उन्हीं का जो है कोशिकाओं के अंदर अवशोषण होता है, यानी कि अवशोषण के उपयुक्त बना देता है। ठीक है, पोषक तत्वों के अवशोषण के उपयुक्त बना देता है, उसको हम लोग कहते हैं पाचन। ठीक है, बाकी एंजाइम के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, और ये जो होती है जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या मिलता हमको। अगले स्टेज में जो हमारा आ रहा है वो है अवशोषण। तीसरा स्टेज आ गया हम लोग का, है ना, हम लोग अंतर्ग्रहण समझ लिए, पाचन समझ लिए, अब जो है से क्या है, अवशोषण। ठीक है, पाचन प्रणाली के अंतर्गत वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर पाचित भोजन अर्थात सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ अणुओं में परिवर्तित भोजन पदार्थों से उत्पन्न पोषक तत्व, अभी मैंने बताया पाचन में यही होता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है या अकार्बनिक पदार्थ होता है। पाचन के अंतर्गत उसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को अलग किया जाता है। ठीक है ना, ये प्रक्रिया कहलाती है पाचन। और जब पाचन हो गया यानी पोषक तत्व जो है अलग हो गए तो उन पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाएं जो है जीव द्रव्य में समाहित कर लेती है या उसको अवशोषित कर लेती है। यानी कि हमने बताया कि हमारे शरीर में पाचन कोशिकाओं में नहीं होता है, पाचन कहाँ होता है, कोशिकाओं से निर्मित पाचन अंगकों में होता है, और उन पाचन अंगकों से यानी कि उन पाचन अंगों में जो पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं उनको कोशिकाओं में अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है, यानी कि यहां से हमारा पोषक तत्व जो है पाचन नलिकाओं से निकल करके, पाचक अंगों से निकल करके सेल्स में इंटर करता है, सेल्स में प्रवेश कर जाता है। क्लियर, अब देखते हैं अगले स्टेज में हमारे लिए क्या है। तो अगला स्टेज जो आता है वो है स्वांगीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अवशोषण को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है,
आप समझिए इसको। पाचन प्रणाली के अंतर्गत वह जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये भी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर भोजन के पाचन से प्राप्त पोषक तत्वों का अवशोषण के पश्चात, अवशोषण तो कर लिया, पहले कोशिकाओं से बने नलिकाओं में पाचन हुआ और नलिकाओं से वो सेल्स में इंटर कर गया। अब क्या होता है कि सेल्स में जब इंटर कर जाता है तो ये अपने कोशिकाओं जीव द्रव्य के निर्माण एवं विकास के लिए उपयोग करता है। मतलब यहाँ पर जब ये पोषक तत्व जीव द्रव्य का विकास करता है या जीव द्रव्य का निर्माण करता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण, अथवा अपने भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करता है। यानी कि हम लोग जिस उद्देश्य से भोजन का पाचन करते हैं, जिस कार्य के लिए भोजन का पाचन किया जाता है, वो उद्देश्य पूरा करने की प्रक्रिया, यानी कि हमारा भोजन के पाचन का मुख्य उद्देश्य होता है जीव द्रव्यों का निर्माण। आपको एक चीज याद रखना चाहिए, ठीक है ना, जीवन का मौलिक अधिकार जो होता है वो क्या होता है? मौलिक आधार। जीवन का मौलिक आधार किसे माना? जीवन का मौलिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार या मौलिक अधिकार मुख्य रूप से किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। तो हम लोग भोजन इसीलिए करते हैं ताकि जीव द्रव्य का निर्माण होता रहे, और जब तक जीव द्रव्य निर्माण की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है तभी तक हम लोग जीवित रहते हैं, है ना। और जिस दिन जीव द्रव्य की निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई उस दिन हमारी सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो भोजन करने का मुख्य उद्देश्य जीव द्रव्य का निर्माण करना। सामान्य रूप से हम लोग कहेंगे कि जिंदा रहना है, और जिंदा हम लोग कब रहेंगे? जब जीव द्रव्य का निर्माण होगा, ठीक है। तो जीव द्रव्य की निर्माण और विकास की प्रक्रिया ही जो है वो कहलाती है स्वांगीकरण। क्लियर है? ये कथन किसका है इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का मौलिक आधार किसने कहा था? ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हक्सले। इसको हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा बहिष्करण, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है और इसे आप समझते होंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। बहिष्करण इसके बारे में जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज इसमें है कि ये भौतिक प्रक्रिया, ठीक है, वो पाचन की प्रणाली के अंतर्गत वह जैव भौतिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर भोजन के पाचन प्रक्रिया अथवा उपापचय की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपाचित एवं अवांछित अपशिष्ट पदार्थों का अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है, उसे बहिष्करण अथवा एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया के दौरान अनपच्य भोजन का, यानी कि हम लोग अभी बताया कि पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, भोजन पदार्थों में दो प्रकार के पदार्थ होंगे, एक अवांछित और एक वांछित। वांछित का मतलब जो पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है, उसके अतिरिक्त भी भोजन पदार्थों में बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो पाचित नहीं हो पाते हैं, वे सारे अवांछित पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलना, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? बहिष्करण अथवा एक्सक्रीशन। क्लियर है? बिल्कुल निश्चित रूप से क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज वर्ड आ रहा है उपापचय। उपापचय समझते हैं? उपापचय इसको समझ लीजिए। कोई भी ऐसा वर्ड आए जो लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, उपापचय समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पढ़ने के दौरान इस बात को, उपापचय पढ़ने के दौरान इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी वर्ड ऐसा आ रहा है जो हमारी समझ में नहीं आती है तो उसे निश्चित रूप से समझना चाहिए। तो उपापचय जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक उपचय और दूसरा जो है वो है अपचय, ठीक है। उपचय और अपचय, ठीक है, दो वर्ड से बना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कहलाएगा उपापचय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज जानिएगा, इस दुनिया में दो ही प्रकार के काम होते हैं, ठीक है, सिर्फ दो ही काम होता है।
एक उपचय और एक अपचय, इसके अतिरिक्त बाकी कोई काम है ही नहीं। ठीक है, उपचय का मतलब होता है यहाँ पर निर्माण। क्या उपचय का मतलब है? निर्माण। और अपचय का मतलब है विनाश। ठीक है, अगर किसी क्रिया के दौरान किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहेंगे उपचय, और अगर किसी क्रिया के दौरान किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का अगर यहाँ पर विनाश होता है तो उसको कहते हैं उपचय, अपचय, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि उपापचय, उपचय और अपचय दोनों से मिलकर बना। तो इस क्रिया के दौरान भी हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो ये क्रिया होती है। ठीक है ना, और पाचन के दौरान ये उपापचय की क्रिया जब होती है तो वहां पर बहुत सारी चीजों का निर्माण भी होता है और बहुत सारी चीजों का विनाश भी होता है। ठीक है, तो इसके दौरान जो भी अवांछित या अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसका शरीर से बाहर निष्कासन होता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बहिष्करण अथवा एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे और क्या है हमारे लिए। तो ये क्लास यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, समझ गए? दिस वीडियो एंड्स हियर, ये क्लास यहीं पे लास्ट होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पाचन प्रणाली को समझने का प्रयास किया, और इसके बाद जो है से हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आहार नाल की संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कभी दांत से रिलेटेड आते हैं, कभी जीभ से रिलेटेड आते हैं, कभी मसूड़े से रिलेटेड आते हैं, कभी अमाशय से, कभी अग्नाशय से, कभी जो है से आंत से। तो अगले आने वाले क्लास जो होंगे बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो निश्चित रूप से अगले क्लास को आप देखिएगा। ये क्लास मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लगी होगी। ठीक है ना, कारण कि इसमें थोड़ी सी जानकारी होने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने जितने तथ्यों को समझाया या बताया वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए सभी को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और यदि कोई तथ्य समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, और तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और अगले क्लास में मिलने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।